आज हमारा दूसरा एफएलटी टेस्ट है ना। और इसको देखेंगे कि 100 के 100 प्रश्न लगाएंगे और बहुत शानदार तरीके से उनको देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए हम मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, उसी तरीके से मेरा भी मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा वीडियो को लेकर अगर, तो मेरा भी मन नहीं होगा आगे वीडियो बनाने का, और फिर आप तक कंटेंट भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा कंटेंट तो बहुत सारा है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ज़रूरी ये नहीं है कि बहुत कुछ है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और बहुत से बड़े बड़े संस्थानों के वीडियो डले हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपके लिए वो कंटेंट कौन उपलब्ध करा रहा है जो परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। नहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एक एक टॉपिक, जैसे भूगर्भिक संरचना वाला जो टॉपिक होता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, और लेकिन उसको भी 3-3 4-4 घंटे पढ़ाया है लोगों ने। तो ना तो वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ना प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। फिर इतना समय लगाना क्यों है? तो इम्पोर्टेंस भी तो देखो कि उसकी एग्जाम में कितनी है, किस टॉपिक की। अभी जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने को देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा जो टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ है, और आपको भी मिल जाएगी ये पीडीएफ, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाते रहिए। जब तक हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी ना, हम बहुत सारे संस्थानों के टेस्ट लगा चुके होंगे और करीब करीब जो है 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप डेली एक टेस्ट, जो हमारा ये वीडियो है, इसको आप देखते हो तो निश्चित रूप से आप 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लोगे। तो आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, है ना। और भी बातें करें उससे अच्छा है कि प्रश्न पर आते हैं, ताकि चीज़ें समझें हम, जो हमारे परीक्षा में उपयोगी होने वाला है, सीधे उस पर आते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आज के टेस्ट का, गुप्त किसके सामंत थे, ये बताना है कि गुप्त जो है वो किसके सामंत थे। तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये तो सभी को पता ही होगा। क्या मौर्यों के सामंत थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों के थे, या शकों के थे? किसके सामंत थे? जल्दी से आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। किसके? कुषाणों के यहाँ सामंतगिरी कर रहे थे कौन? गुप्त। तो गुप्त पूर्व में कुषाणों के सामंत के रूप में कार्यरत थे, यह आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ जो फोयुकी है, फोयुकी, इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है, नहीं मिलता है जिसका विवरण, वो पूछा गया है। तो पहला है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दूसरा है बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, और चौथा है बौद्ध मंदिर, स्तूप और बिहार का। तो इनमें से कौन सा है जिसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है फो यू की जो पुस्तक है उसमें? ये किसके द्वारा लिखी गई है? फाहियान के द्वारा लिखी गई है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, जब तक मैं फाहियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। देखो, फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में, उनके काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, और फाहियान ने ही मालवा की जलवायु को जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि किसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? तो फाहियान ने कहा था। हमारा क्वेश्चन था कि फोयुकी में किसकी विवरण नहीं मिलता है? तो जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका विवरण नहीं मिलता है, जबकि गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, बौद्ध राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और बौद्ध मंदिर, स्तूप जो बिहार हैं, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? जो सारनाथ का धमेख स्तूप है, इसका निर्माण किस काल में हुआ था, हमें ये बताना है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, या शुंग काल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मौर्य काल में। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। यह जो धमेख स्तूप है ना, यूपी के वाराणसी के निकट सारनाथ में है। कहाँ पर है? यूपी के वाराणसी के निकट सारनाथ में है, और इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। तो पूछा जाए धमेख स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। किस काल में किया गया अगर पूछा जाए? तो मौर्य काल आपको सही आंसर करना है। कहाँ पर है धमेख स्तूप? तो सारनाथ में है, यूपी में सारनाथ में है।
क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। बताना है कि इनमें से कौन जो है सेबी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो अजय त्यागी, यूके सिन्हा, आरडी मेहता या डॉक्टर एस ए दवे, इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो जो डॉक्टर एस ए दवे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस ए दवे सेबी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदना प्रिंट कला है ना, जो आर्ट है नंदना प्रिंट कला है, तो क्या है। इन 4 ऑप्शनों में से हमें सही आंसर का चयन करना है। चंदेरी की साड़ी पर की जाने वाली कढ़ाई है क्या। तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। देवास प्रिंटिंग प्रेस की एक तकनीक है, यह भी नहीं है। धार झाबुआ की आदिवासी महिला द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लहंगा और ओढ़नी पर जो खास प्रिंट होता है, उसी को हम नंदना प्रिंट कला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा इसका। देखो, मध्य प्रदेश में ठप्पा छिपाई की प्राचीन हस्तकला है, कपड़ों पर की जाने वाली मृदरोधी प्रिंट कला है। ऐसी बहुत सारी प्रिंट कलाएं जो होती हैं ना, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसी प्रकार से नंदना प्रिंट कला के बारे में भी जानकारी रखनी है कि जो धार और झाबुआ की महिलाएं होती हैं ना, वो जो लहंगा और ओढ़नी वगैरह पहनती हैं, पहना होता है ना, जो उनका परिधान होता है, उस पर जो प्रिंट होता है उसी को बोलते हैं नंदना प्रिंट कला। क्या बोलते हैं? नंदना प्रिंट कला। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सही सुमेलित करना है, सही सुमेल कराना है इनका कि किसका किससे मेल है। तो पहला ए जो है क्षेत्र भूमि ए जो है, इसका सही हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। तो क्षेत्र भूमि जो है उसको कृषि योग्य भूमि से मिलान करना है। और जो बी है वास्तु भूमि किसे कहा जाता था। तो जो वास्तु भूमि है, निवास योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु भूमि कहते हैं। तो क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि है, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि है। अपहृत भूमि जो है, अपहृत कौन सी अपहृत भूमि है, ये जंगली भूमि हुआ करती थी, इसका मेल होगा दूसरे से। तो अपहृत भूमि का मेल किससे है? जंगली भूमि से। और इसके बाद बचा खिल भूमि। तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि जो है वो खिल भूमि हुआ करती थी। तो क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि है, वास्तु भूमि निवास योग्य है, अपहृत भूमि को जंगली भूमि, और खिल भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि जो है वो खिल भूमि है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में जो है, स्तंभ लेख में जो है सक्रोपम कहा गया है। 7वें क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कछोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख। तो इसका क्या है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछोम स्तंभ लेख जो है ना, इसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। किसमें? कछोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 8 है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। ये आपको याद रखना है। रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इन 4 संस्था में से कौन सी वो संस्था है जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। तो इंटरपोल है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोचिप में क्या होता है। बायोचिप में क्या होता है। तो बायोचिप में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन तीनों ही होते हैं। तो बायोचिप में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन ये तीनों ही बायोचिप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला है विनय स्थिति स्थापक, ये नीतिक अनुशासन के लिए ये सही है, मेल है। हमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। अक्षपटलाधिकृत शाही अभिलेखों का रक्षक, यह भी सही है। प्रशस्त्रपाल भूमि हस्तांतरण का प्रमाण, यह भी सही है। और सौलिकक ये जो है अनाम भूमि नहीं है, बल्कि जो भूमि होती थी ना वो है अनाम भूमि नहीं है ये। तो विनय स्थिति स्थापक नैतिक अनुशासन, अक्षपटलाधिकृत शाही अभिलेखों का रक्षक, और प्रशस्त्रपाल जो है भूमि हस्तांतरण का प्रमाण हुआ करते थे। गतिओरा नामक युवाग्रह किस जनजाति में होता है। जो गतिओरा नामक युवाग्रह है ये किस जनजाति में होता है। तो गतिओरा नामक जो
युवा ग्रह है ये मुंडा जनजाति में होता है। किसमें होता है? गतियोरा नामक युवा ग्रह मुंडा जनजाति में होता है। किस उत्पादन क्षेत्र में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये बोला जा रहा है किस उत्पादन क्षेत्र में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो बेल मेटल बेयर जो है, इनके लिए बेल मेटल बेयर के लिए दतिया और टीकमगढ़ दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है संयुक्त रूप से बेल मेटल बेयर के लिए। लोहे शिल्प के लिए किसे दिया गया है? तो लोहे शिल्प के लिए दिया गया है डिंडोरी को। किसको? डिंडोरी को दिया गया है लोहे शिल्प के लिए। तो लोहे शिल्प के लिए आपको याद रखना है डिंडोरी। और जो महुआ और देवसारी पान है, मध्य प्रदेश और यूपी को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है। महुआ और देवसारी पान को मध्य प्रदेश और यूपी के लिए जीआई टैग मिला है। लोहे शिल्प के लिए आपको याद रखना है डिंडोरी। और जो पत्थर शिल्प है, पत्थर शिल्प के लिए आपको याद रखना है जबलपुर। तो जबलपुर के लिए जीआई टैग दिया गया है पत्थर शिल्प के लिए। वहीं बेल मेटल बेयर के लिए किसे? दतिया और टीकमगढ़ को आपको याद रखना है। तो ये अन्य जानकारी भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है जिसका अर्थ है, तो ये पूछा जा रहा है कि देखो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका अर्थ क्या होता है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्या ये है अर्थ? तो बिल्कुल नहीं है ना, ये संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यह भी नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यह भी अकेला पर्याप्त नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ये कथन सही है। कथन तो बाकी भी सही है लेकिन वो अधूरे कथन है। इनमें जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में अतिरिक्त कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनको आहार में अतिरिक्त कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। होने कितनी? 25 से 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित शब्द यवन प्रिय का अर्थ क्या है? तो बोला जा रहा है कि जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें यवन प्रिय जो शब्द आता है उसका अर्थ क्या है? तो यवन प्रिय जो शब्द है इसका अर्थ होता है काली मिर्च। क्या होता है? काली मिर्च होता है इसका अर्थ यवन प्रिय का। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो कौन है नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट? एच.डी. सांकलिया या आर.वी. जोशी, इनमें से कौन है? तो ये दोनों ही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। एच.डी. सांकलिया और आर.वी. जोशी दोनों ने ही नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो है क्या किया है? खोज की है। निक्की सिंह और बेटी किस जनजाति से संबंधित कलाकार हैं? निक्की सिंह और बेटी की बात की जा रही है। जो निक्की सिंह और बेटी हैं किस जनजाति से संबंधित कलाकार हैं? तो निक्की सिंह और बेटी जो हैं ये गौड़ जनजाति से संबंध रखते हैं। किससे? गौड़ जनजाति से संबंध रखते हैं। ये क्या है? निक्की सिंह और बेटी चित्रकार हैं। तो यह भी याद रखना है कि निक्की सिंह और बेटी जो है इनका संबंध किससे है? गौड़ जनजाति से है। साथ ही किस कला से संबंध रखते हैं? चित्रकार हैं ये। इन्हें 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था। राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार जो है 2006 में इन्हें दिया गया था, निक्की सिंह और बेटी को। ARI 516 निम्नलिखित में से एक की संकर किस्म है। तो इन चार ऑप्शनों में से क्वेश्चन नंबर 19 के ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसकी किस्म है? संकर किस्म है। तो ARI 516 की बात की जा रही है कि इनमें से किसकी जो है संकर किस्म है। तो ये संकर किस्म किसकी है? अंगूर की जो है ARI 516 अंगूर की संकर किस्म है। फेडोर नामक रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो फेडोर नामक एक रोबोट है, किस देश ने इसको अंतरिक्ष में भेजा है? हमें ये बताना है कि फेडोर नामक रोबोट को किसने अंतरिक्ष में भेजा है। रूस ने जो है फेडोर नामक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा है। ढोला मारू गीत का संबंध किस वंश से है? तो ढोला मारू गीत के बारे में बात की जा रही है कि ढोला मारू जो गीत है इसका संबंध किस वंश से है। तो ढोला मारू गीत का संबंध कच्छवाह वंश से है। ढोला मारू गीत का संबंध कच्छवाह वंश से है।
इस वंश का जो शासन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में था और ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला व राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। तो कच्छवाह जो वंश है इसका संबंध कहाँ से है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कथन और कारण दिया हुआ है और हमें सही आंसर का चयन करना है कि क्या है ना। तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है, क्या ऐसा सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरहुत स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण कराया, यह भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया है, सांची स्तूप और भरहुत का जो स्तूप है उसकी मरम्मत भी कराई है, और उसमें तोरण द्वार का भी निर्माण कराया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी मानते हैं। इसने 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे संरक्षक कहा है, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरहुत स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण कराया था, इसलिए इसको संरक्षक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो प्राचीन इतिहास में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी जो हैं तीनों के तीनों ये क्या थे? नाटककार हुआ करते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल या कश्मीरी स्टैग, किसके लिए जाना जाता है? तो जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायत राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हमें बताना है कि सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना, इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक गलत होगा, उसका हमें चयन करना है। कितने कथन है? 3 ही कथन है ना। देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र की ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है। तो क्या ग्राम सभा में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जो मतदाता सूची में जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही लाई गई थी, यह भी सही है। मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतदान करने और चुनाव लड़ने की आयु न्यूनतम वर्ष 18 नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ने की जो आयु है वो 21 वर्ष है और मतदान करने की आयु जो है वो 18 वर्ष है। बायजीद खान का किसका वास्तविक नाम है? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछा जा रहा है कि जो बायजीद खान है ये किसका वास्तविक नाम है? तो बायजीद खान बाज बहादुर का वास्तविक नाम है बायजीद खान। बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीद खान था, और जो रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड व रूपमती महल का भी निर्माण मांडू में करवाया था। तो रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण कहाँ किया गया है? मांडू में। किसने कराया है? बाज बहादुर ने कराया है, जिसका नाम है बायजीद खान। रानी रूपमती व बाज बहादुर की समाधि जो है सारंगपुर में है, यह भी आपको याद रखना है। 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1535 में जो मंदसौर का युद्ध है ये किसके बीच हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुआ था मंदसौर का युद्ध। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध हुआ था। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। ग्वालियर में तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेशकीमती कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को जो है वो सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौड़ साहित्य गणेश नृप वर्णन किसकी रचना है? तो जो गौड़ साहित्य गणेश नृप वर्णनम है जो किसकी रचना है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपनाथ झा की रचना है। गणेश नृप वर्णनम किसकी है? रूपनाथ झा की है। इसमें कुछ अन्य नाम और भी हैं तो उनकी भी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे दामोदर ठाकुर की जो रचना है आपको याद होनी चाहिए, दिव्य निर्णय। दामोदर ठाकुर ने लिखी है दिव्य निर्णय।
रूपनाथ झा ने लिखी है गणेश नृप वर्णम। और जो पद्मनाथ है ना, पद्मनाथ, इनकी रचना है दुर्गावती प्रकाश वीर चंपू। दुर्गावती वीर प्रकाश वीर चंपू जो है वो पद्मनाथ की रचना है। भानुदत्त मिश्र की रचना की बात करें तो भानुदत्त मिश्र की रचना है रसमंजरी। क्या है? रसमंजरी। और एक रचना और बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछी जाती है, गजेंद्र मोक्ष। ये किसकी है? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की है। गजेंद्र मोक्ष जो है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की है। डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्र एजेंट कैसे काम करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट, साबुन जो है और रंगाई के पदार्थ आर्द्र एजेंट कैसे काम करते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको देखना है हमें। मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं ताकि यह अंदर तक धंस करके मैल को बाहर निकाल सकें। यह सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। जो इसके कोण होते हैं, स्पर्श कोण, वो क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं, इसलिए ये अंदर धंस के मैल को बाहर निकाल देते हैं। रेल बोट, आर बोट के नाम से इसे जाना जाता है नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? रेल बोट नामक रोबोट जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, हमें ये बताना है। तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने इसे विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वीर भानु ने। तो वीर भानु बघेल शासक थे और इन्होंने हुमायूं की मदद की थी युद्ध में। निम्नलिखित में से असंगत बताइए कि असंगत कौन सा है, किसका मेल जो है नहीं है। असंगत बताना है हमें कि इनमें से असंगत जो है कौन सा है। तो ओलिकर वंश की जो संस्थापक हैं ओलिकर वंश के, वो जयवर्मन है, यही सही है। तो ओलिकर वंश का जो संस्थापक था वो जयवर्मन था, तो पहला ऑप्शन तो सही है। कादर्मक वंश का जो संस्थापक है यशोमती था, यह भी सही है। बकाटक वंश का बिंदशक्ति, यह भी सही है। नांग वंश का नांग भट्ट प्रथम नहीं था, तो ये तो गलत है, मतलब हमें असंगत ही पहचानना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नांग वंश जो है ना, इसका संस्थापक था वृषनांग। कौन था? वृषनांग इसका जो है संस्थापक था, ना कि नांग भट्ट। तो ओलिकर वंश जयवर्मन, कादर्मक वंश यशोमती, बकाटक वंश बिंदशक्ति और नांग वंश के लिए आपको याद रखना है वृषनांग का, ना कि नांग भट्ट प्रथम का। ब्रिटेन से आए तूफान का नाम है, तो ब्रिटेन से आए तूफान का नाम क्या है ये बताना है। ब्रिटेन से आए तूफान का नाम है गैरेट। क्या है? गैरेट जो है ब्रिटेन से आए तूफान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण कब से प्रभावी है? तो दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो कब से प्रभावी है? तो 24 जनवरी सन 2000 से जो है प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसमें हमें बताना है कि जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाओं गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो जो ट्रांसक्रिप्टोम शब्द है इससे संबंधित है पूरा प्रश्न कि ये किसको निर्देशित करता है, ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला जो है इसके द्वारा हमें पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, हमें ये बताना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये सम्मिलित परियोजना है। इसके बारे में खूब पढ़ा है आपने करंट अफेयर्स में, तो इसको बार बार पढ़ा था हमने जब पिछला एग्जाम था ना, उस समय जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन को तो हमने, इस टॉपिक को ही हमने बार बार देखा था। और अभी करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ट्विटर का नया नाम क्या होगा? ट्विटर का नया नाम क्या होगा? तो ट्विटर का जो नया नाम है वो एक्स हो गया है। क्या हो गया है? एक्स हो गया है। एक्स की बड़ी याद आती है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभक्त नहीं किया गया है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात की जा रही है और इनमें से राज्यों को किस श्रेणी में विभक्त नहीं किया गया है? तो देखो,
अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जैसे एस्पिरेंट में किया गया है, फ्रंट रनर में किया गया है, अचीवर में किया गया है, लेकिन एक्सीलेंस में जो है नहीं किया गया है। तो ये आंसर होगा इसका एक्सीलेंस। देखो एस्पिरेंट में बे आते हैं, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एस्पिरेंट में बे आते हैं जो इस जिनका स्कोर जो है 50 से कम है, 0 से 49 तक जिनका स्कोर है ना, 0 से 49 तक जो इनका स्कोर है वो एस्पिरेंट में आते हैं। किस में आते हैं? एस्पिरेंट में। और जो परफॉर्मर या प्रदर्शक हैं वो आते हैं जिनका स्कोर 50 से अधिक लेकिन 65 से कम है, तो वो परफॉर्मर में आते हैं, प्रदर्शक में आते हैं। फ्रंट रनर जो होते हैं ना, फ्रंट रनर का जो है, फ्रंट रनर शामिल हैं 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम। तो फ्रंट रनर में वो आते हैं जिनका स्कोर जो है 65 से अधिक है लेकिन 100 से कम है। और अचीवर में वे आते हैं जिनका स्कोर 100 के बराबर है। तो एसडीजी इंडेक्स में 4 श्रेणियां हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर या प्रदर्शक, फ्रंट रनर और अचीवर। ये 4 श्रेणियां याद रखनी है, एक्सीलेंस जैसी कोई श्रेणी नहीं है। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार? क्षेत्रीय जो विस्तार है उनका, उसके अनुसार हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखोगे कि सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम है लेटेराइट। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में बनाना है हमें, है ना। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर जो है लेटेराइट मिट्टी है, उसके बाद आएगी लाल मृदा आएगी। तो सबसे पहले लेटेराइट सबसे पहले जो है लेटेराइट मृदा आनी चाहिए 1 नंबर पे, है ना। पहले लेटेराइट मृदा आएगी, है ना। तो पहले ये आएगा लेटेराइट मृदा, फिर आएगी लाल मृदा आएगी, फिर काली मृदा और फिर जलोढ़ मृदा सबसे लास्ट में। तो पहले 2 3 4 चाहिए हमें, तो 2 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 2 3 4 और 1 सबसे लास्ट में है। तो पहले लेटेराइट मृदा सबसे कम, फिर लाल मृदा, फिर काली मृदा और फिर जलोढ़ मृदा का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, है ना। एक साइड क्या दिए हुए हैं? न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है ना, प्रेस का नाम दिया हुआ है, और दूसरी साइड दिया हुआ है कि किन्होंने इसको जो है संपादित किया है, ये बताना है। तो अल हिलाल जो है, अल हिलाल, इसका संपादन किया है अबुल कलाम आज़ाद ने। तो अल हिलाल किसका? अबुल कलाम आज़ाद से संबंध रखते हैं अल हिलाल। दूसरा है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो है ये किसने जारी किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड से संबंधित हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है इसका संबंध जो है, बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध फिरोज शाह मेहता से है। किससे है? फिरोज शाह मेहता से है बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध। और जो लीडर है इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय से। तो लीडर मदन मोहन मालवीय, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है इसके लिए आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता। क्या रखना है? फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ है? तो ये है बाइनेंस। क्या है? बाइनेंस। एक देश एक चुनाव पर समिति गठित की गई है। तो कौन सी समिति जो है एक देश एक चुनाव पर गठित की गई है? रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया है एक देश एक चुनाव पर। प्रसार भारती ने किस देश में प्रसारण सहयोग समझौता किया है? प्रसार भारती ने किस देश में प्रसारण सहयोग समझौता किया है? तो ये किया है मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में किया है। एमएस ऑफिस में खुले हुए डॉक्यूमेंट में संपूर्ण डाटा को एक साथ सिलेक्ट करने हेतु किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट की पूछी जा रही है कि सभी डाटा जो दिख रहा है उसको सिलेक्ट करने के लिए एक साथ कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का जब आप प्रयोग करते हो तो सारा का सारा डाटा जो है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। आईपीटीवी क्या है? आईपीटीवी पूछा जा रहा है कि क्या है। तो आईपीटीवी जो है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यह याद रखना है। आईपीटीवी का पूरा नाम आपको याद रखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। टीवी से टेलीविजन और आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इसलिए क्या है? एक प्रोटोकॉल है। खाने पीने की वस्तुओं में लाल डाई के इस्तेमाल पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो खाने पीने की वस्तुओं में लाल डाई को पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानो आप
कि लाल डाई को रेड 3, रेड डाई 14 या एरिथ्रोसिन भी कहा जाता है। यह कृत्रिम रंग है जिसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में मिलाया जाता है। इस पर अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, देश की पहली महिला पंचायत कौन सी है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? देश की पहली महिला पंचायत कौन सी है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है, हमें ये बताना है। तो देश की पहली महिला पंचायत जो डिजिटल रूप से साक्षर बन गई है वो है पुल्लमपारा। क्या है? पुल्लमपारा। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, जो डिजिटल रूप से साक्षर हो गई है। ये पहली महिला पंचायत है। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। इंटरनेट पर इंटरनेट यूजर उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है? जब इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसको कहते हैं फिशिंग। क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। ये यूनिट 9 से संबंधित क्वेश्चन है और हम आपको बता चुके हैं कि यूनिट 9 के कंप्लीट वीडियो जो है वो परीक्षा धाम बुक से हमने कंप्लीट कराए हैं। कंप्लीट वीडियो डले हुए हैं, तो मैराथन वीडियो भी डला हुआ है और चैप्टर 22 वीडियो भी डले हुए हैं। आप एक बार जाइए उनको देखिए। अगर आपने एक बार उन सारे वीडियो को कंप्लीट कर लिया ना, निश्चित रूप से यूनिट 9 में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 10 के 10 क्वेश्चन अगर आते हैं यूनिट 9 से तो 10 के 10 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है ये बताना है। तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में पूर्णा नदी शामिल नहीं है, जबकि माही, सोम और जाखम बेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियां मिलके 1, 2 और ये तीसरी नदी जो है मिलके क्या बनाती हैं? माही, सोम और जाखम ये तीनों मिलके बेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसका पूर्णा नदी से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में बनी मध्य प्रदेश की नवीन तहसील नहीं है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है नवीन तहसील नहीं बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खालवा कोई तहसील अभी नहीं बनी है ऐसी नई, तो इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। जबकि किल्लौद, धूलकोट और दिगोड़ा नई तहसीलें बनाई गई हैं। असंगत को अलग कीजिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो असंगत है। तो इनमें से कोई एक गलत है जिसकी हमें पहचान करनी है। तो हम देखते हैं क्या है सही आंसर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है, ये तो सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, यह भी सही है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों ही सही हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो चंबल है, क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो चंबल नहीं है, बल्कि कौन है? शहडोल है। तो शहडोल आपको याद रखना है कि शहडोल जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है संभाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बेतवा नदी पर जो भांडेर परियोजना है ये 1953 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो भांडेर परियोजना है। कब प्रारंभ की गई? 1953 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश में सघन इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो मध्य प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है कब और कहां से की गई है? तो 2015 में विदिशा जिले से हुई थी मध्य प्रदेश में शुरुआत इसकी सघन मिशन इंद्रधनुष मिशन की। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। कब की गई थी?
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है मध्य प्रदेश में 1974 में बना था। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही इसके जो अध्यक्ष हैं श्रीमती शशि शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं, यह भी याद रख सकते हो। एक बार चेक कर लेना इस पॉइंट को, क्योंकि मुझे शायद पुराना ही याद है, हो सकता है चेंज हो गए, हो सकता है ना भी हुए हों, लेकिन हाँ इसका जो स्थापना है 1974 और जो वो मुख्यालय है वो भोपाल ही है, ये पक्का है। दौधन बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था? तो दौधन बांध जो है इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो केन बेतवा परियोजना के तहत जो है दौधन बांध का निर्माण किया गया है, यह याद रखना है। देखो क्या हुआ, वर्ष 2017 में केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा दौधन बांध और 231 किलोमीटर लंबी नहर निर्मित की गई, जिसे बेतवा नदी पर निर्मित बरुआ सागर जलाशय से जोड़ा गया है। इसलिए केन बेतवा परियोजना आपको याद रखनी है, दौधन बांध याद रखना है। अटल सागर परियोजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो 3 कथन सही होंगे, एक गलत होगा, है ना, तो उसको देखना है। यह परियोजना को शिवपुरी जिले में निर्मित किया गया है। अटल सागर परियोजना क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो अटल सागर जो परियोजना है इसको शिवपुरी जिले में निर्मित किया गया है, ये सही है। यह परियोजना को सिंध नदी पर निर्मित किया गया है, यह भी कथन सही है कि इस परियोजना को सिंध नदी पर निर्मित किया गया है। अटल सागर जो परियोजना है सिंध नदी पर निर्मित है। यह परियोजना 60 मेगावाट की क्षमता से निर्मित है। तो अटल सागर परियोजना 60 मेगावाट की क्षमता से निर्मित है, यह भी कथन सही है। तो तीसरा कथन भी सही है, लेकिन हमें तो गलत कथन का चयन करना है। इसकी सिंचाई क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सिंचाई क्षमता 1.62 लाख हेक्टेयर है। कितनी है? 1.62 लाख हेक्टेयर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, काली सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काली सागर परियोजना जो है वह काली नदी पर निर्मित है। किस पर? काली नदी पर निर्मित है। क्या हुआ, वर्ष 1977 में प्रारंभ में यह बैतूल में काली सिंध नदी पर थी, लेकिन इसे बांध की पूरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है काली सागर परियोजना, यह याद रखना। किस नदी पर? काली नदी पर। आप जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हो उसी से एक क्वेश्चन है कि YouTube का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बताना है कि YouTube का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इनमें से कौन है जो YouTube का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूट्यूब की। यूट्यूब की जो स्थापना है 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई 2005 में। और किसने की थी? तो चाड हार्ले और स्टीव चैन ने। तो जो यूट्यूब है इसके संस्थापक माने जाते हैं चाड हार्ले और स्टीव चैन, और 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। तो 2005 में स्थापना हुई किसके द्वारा? चाड हार्ले और स्टीव चैन के द्वारा, और जो है 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार करना है और बताना है कि कौन सा उत्तर जो है सही है। सही कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही है हमें ये देखना है। तो देखो, पठार का ढाल उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार करना है, इसका पठार का ढाल उत्तर की ओर है, तो पहला कथन तो सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा है। तो क्या बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है? तो बिल्कुल है ना। तो दूसरा कथन भी सही है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस पठार में लाल पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ना कि काली मिट्टी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो तीसरा तो है नहीं। इसकी प्रमुख नदियां नर्मदा, वर्धा और सीतारेवा हैं। तो जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ से नर्मदा नदियां जो निकलती हैं, मुख्य नदियां केन, बेतवा और धसान है, ना कि नर्मदा, वर्धा और सीतारेवा। तो तीसरा और चौथा नहीं है। तो तीसरा इसमें है, ये भी नहीं होगा। तीसरा चौथा इसमें, ये भी नहीं होगा, है ना। चौथा इसमें है, इसलिए ये नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई 2013 को। कब? 15 जुलाई 2013 को। सागौन का वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है ये बताना है। कई बार पढ़ाया है आपको, जब भी आपने फसलों वाली क्लास में देखा होगा ना,
तो जब भी हम वन वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं ना, तो उसमें ज़रूर हमने सागौन के वैज्ञानिक नाम के बारे में देखा, उसकी अन्य चीज़ों के बारे में भी जाना है। तो सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस है। क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस जो है सागौन का वैज्ञानिक नाम होता है। यह सर्वाधिक मध्य प्रदेश में के काली मृदा वाले उत्तरी क्षेत्र होशंगाबाद जिले की छोटी तवा घाटी में 3.20 किलोमीटर परिधि में पाया जाता है। तो सागौन के वृक्ष आपको होशंगाबाद में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो एक जगह है विश्रामपुर, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है विश्रामपुर। विश्रामपुर झारखंड में है और ये लोहे अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? तो चेंचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है और लेप्चा सिक्किम में। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जो लेप्चा जनजाति है ये सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पर? सिक्किम में। वहीं जो अन्य जनजातियां हैं डाफर हो गई जैसे, तो डाफर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? डाफर आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। और जो दफला है, दफला माफ कीजिए, दफला अरुणाचल प्रदेश में और डाफर जो है ये गुजरात में है। तो डाफर के लिए आपको याद रखना है गुजरात, है ना। और जो डफला है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है हमें इनमें से कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखते हैं, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो क्या प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल सही है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह कथन भी सही है, तो दूसरा भी सही है। तो अब दूसरा सही है, तो जिसमें दूसरा नहीं होगा वो होगा नहीं आंसर। तो इसमें दूसरा नहीं है और इसमें भी दूसरा नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। और पहला सही है तो इसमें पहला नहीं है। इस प्रकार से बचा हमारा एक ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट विधि को अपनाना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो कि कैसे करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल जो है नए विधानसभा अध्यक्ष जब नियुक्त होते हैं ना उसके बाद स्वतः खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है और इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा मिलान जो है सही है। तो जो नागिन झील है ये कहाँ पर है? तो नागिन झील आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगी नागिन झील? जम्मू कश्मीर में आपको नागिन झील मिलेगी। कलीवेली झील जो है, कलीवेली झील मिलेगी आपको तमिलनाडु में। कहाँ पर मिलेगी? कलीवेली झील जो है तमिलनाडु में मिलेगी। वहीं खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और खज्जियारी झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो नागिन झील जम्मू कश्मीर, कलीवेली झील तमिलनाडु, खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ट्रेडमार्क के कार्य हैं, तो इनमें से बताना है कि ट्रेडमार्क के जो हैं कौन से कार्य हैं। तो माल की पहचान स्पष्ट करना ट्रेडमार्क का कार्य है, बिल्कुल है। निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देना यह भी कार्य है। ख्याति का परिचायक होना यह भी कार्य है। अर्थात उपरोक्त सभी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? इनमें से कौन सा है? तो जो एक्स किरणें हैं प्रति फोटोन अधिक जो है क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना का संबंध किससे है? तो जो कल्पतरु योजना है इसका संबंध उद्यानिकी से है। किससे है? उद्यानिकी से है। कल्पतरु योजना 1995-96 में शुरू हुई थी कल्पतरु योजना और इसका संबंध उद्यानिकी से है। किससे है? उद्यानिकी से है। क्वेश्चन नंबर 70 है, संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से भारत के महान्यायवादी जो हैं इनको संसद को संबोधित करने का अधिकार है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं है ना, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी नहीं है और मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं है। भारत के जो महान्यायवादी हैं लेकिन वो भारतीय संसद को संबोधित करने का अधिकार रखते हैं।
भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो महान्यायवादी के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है कि नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद के किसी सदन या व समितियों में बोल सकता है और भाग भी ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है इन्हें। भारत में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। अगर आपको याद नहीं है तो अभी सर्च कीजिए और फिर कमेंट कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं चीजें। तो जैसे 2 नंबर में महान्यायवादी पूछा जाता है ना, तो आप इतना भी लिखे आओगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद के किसी सदन में या समिति में बोल सकता है या भाग ले सकता है। तो इतने पे भी आपको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। यही तो होता है, छोटे छोटे आंसर जो है ना, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स की सारी तैयारी से कंप्लीट हो जाते हैं। प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कर ली ना आपने, तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, WPL सेकेंड 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता है। तो वुमेन प्रीमियर लीग होता है जो, ये IPL नहीं है ना, ये महिलाओं वाला है। तो वुमेन प्रीमियर लीग में 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कप जीता है, तो ये जीता है श्रेयांक पाटिल ने। किसने? श्रेयांका पाटिल ने जो है जीता है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस बैंक से प्राप्त हुआ है। तो 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक अनुदान और ऋण जो है किस बैंक से लिया है, तो एशियाई विकास बैंक से। किससे? एशियाई विकास बैंक से लिया है। मध्य प्रदेश सरकार तो लगातार कर्जा लेती जा रही है, इसका भुगतान कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यह एक विद्रोह कब हुआ था? तो महू में जो है मध्य प्रदेश में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह हुआ था। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इनमें से धान जो होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। पौधे की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन के रूप में बदल दिया जाना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को के रूप में बदला जाना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ये धान के द्वारा नहीं किया जाता। जबकि जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है कौन? राइजोबियम। तो राइजोबियम ही जो है उत्तरदायी है किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअरी शब्द जो है ना, ये बीमा से संबंधित शब्द है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ये उनका खटाखट आंसर दे देते, लेकिन ऐसा प्रश्न हमारे देखो सिलेबस में दिया हुआ है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार न जाने कौन कौन सी परीक्षाएं पूछा जा चुका है, लगभग सभी परीक्षाओं में एक एक बार तो पूछा ही जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। बहुत शानदार राजनेता थे, गांधीवादी विचारधारा से संबंध रखते थे, साथ ही पर्यावरणवादी भी थे। कैसे थे? पर्यावरणवादी भी थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब? 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है इनमें से बताना है। क्या प्रतिजीवी है? एस्प्रिन जो है क्या प्रतिजीवी है, प्रतिजैविक है, ज्वरनाशी है, या दर्द निवारक है? तो इनमें से क्या है? क्या? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जो है ज्वरनाशी भी है और दर्द निवारक भी है। तो एस्प्रिन जो है ज्वरनाशी भी है और दर्द निवारक भी है। थोड़ा सा हम आपको ललित कला अकादमी के बारे में बताएं तो भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है ललित कला अकादमी, है ना, और ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने हेतु स्थापित हुई थी। कब? 5 अगस्त 1954 को। 5 अगस्त 1954 को याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? तो
यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक है तो उसका वर्णन संविधान में है, इसलिए अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में जो है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 321 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 321 में की गई है। राष्ट्रीय एससी आयोग, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, है ना, शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया है? तो ये पूछा जा रहा है कि जो नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग है पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया है? तो ये आया है 2004 में। कब? 2004 में अस्तित्व में आया है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की थी? तो त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है किस कलचुरी शासक ने धारण की थी? इसका सही आंसर है लक्ष्मीकर्ण ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी। कलिंग पर विजय के उपलक्ष्य में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की लक्ष्मीकर्ण ने और एक कलचुरी शासक था। लक्ष्मीकर्ण को कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो प्रश्न आएगा कि अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो लक्ष्मीकर्ण ने कराया है, जो कि कलचुरी शासक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जो घटनाएं दी हुई हैं आपके सामने, इनको सही कालानुक्रम में बनाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस प्रकार से। तो ऑप्शन है चरण पादुका कांड, पंजाब मेल हत्याकांड, भोपाल राज्य हिंदू सभा और प्रजा परिषद और कसाई खाना। तो जैसे देखो आपने पंजाब मेल हत्याकांड देखा होगा, वो चरण पादुका कांड के बाद हुआ था। तो दो के पहले एक नहीं हो सकता ना, तो मतलब एक से पहले दो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि एक से पहले दो नहीं हो सकता। तो हमें वो देखना है जिसमें एक से पहले दो है। तो किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में भी दो एक से पहले आ रहा है। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन होंगे। तो दो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? देखो दो ऑप्शन में सीरीज देखना आप ध्यान से। एक में आ रहा है 1 2 3 4 5 कॉमन है, ठीक है, बिल्कुल लगातार है इन्हें। और दोनों में ऊपर वाले ए ऑप्शन में भी 1 2 3 4 कॉमन है, एक जैसे सीरीज में ही आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं ना, बी और डी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, इनको हटा दिया है कि दो एक से पहले नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता था कि चरण पादुका कांड जो है वो पंजाब मेल हत्याकांड से पहले हुआ है, तो पहले एक आना चाहिए, एक के बाद आना चाहिए दो, और इन दोनों ऑप्शनों में ऐसा था नहीं। अब जो बाकी बचे हुए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन है, उसमें एक सीरीज कॉमन है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 दोनों में ही कॉमन है, लगातार है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 तो लगातार ही रहेंगे। तो ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब हमें देखना है कसाई खाना आंदोलन। तो कसाई खाना आंदोलन जो है इनसे पहले है कि बाद में है? तो कसाई खाना आंदोलन जो है वो चरण पादुका हत्याकांड से पहले की घटना है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहले 5 आता है, कसाई खाना आंदोलन हुआ, फिर चरण पादुका हत्याकांड हुआ, फिर पंजाब मेल हत्याकांड हुआ, फिर भोपाल राज्य हिंदू सभा हुई, फिर प्रजा परिषद हुई, है ना। इस प्रकार से एक क्रम बनता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स को खाली स्थान में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसको किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो उसको संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। किस में? संख्या में जो है प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और यह कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। कौन सा? कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। कोको स्ट्रेट अवस्थित है। तो अब हमें कोको स्ट्रेट के बारे में जानना है। अगर आपने मैप को अच्छे से समझा है, मैप की क्लासेस भी शुरू करेंगे ताकि आप समझ पाएं। बस दिक्कत ये होती है ना, हम आप लोगों से कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा शेयर कर दिया करो। तो जैसे वीडियो को जितना सपोर्ट करो उतनी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। कोको स्ट्रेट की बात की जा रही है। कोको स्ट्रेट अवस्थित है। तो
किस कहाँ अवस्थित है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है कोको स्ट्रेट। बिलौवा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिलौवा की जो गुफाएं हैं ये ग्वालियर में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? ग्वालियर में। और किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह भी याद रखना है कि बिलौवा की जो गुफाएं हैं ग्वालियर में हैं और शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म को समर्पित है बिलौवा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन को छांटना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ये तो सही कथन है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, हमें असत्य कथन को चयन करना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है, तो यही गलत कथन है क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो सिक्किम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य हिमाचल प्रदेश है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है आपको कहाँ मिलेगी देखने को? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यह भी सही है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही, जनजाति की नहीं है ना, जनजाति तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 88 है रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है, तो रानी द्रौपदी बाई जो है उनका संबंध किससे रहा है? तो रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है धार से। कहाँ से? रानी द्रौपदी बाई का संबंध धार से रहा है। शायद आप इनके बारे में पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ते रहा करो ऐसी चीजों को। इनका योगदान जो है 1857 की क्रांति में रहा है और धार के राजा की मृत्यु के पश्चात 1857 की क्रांति का जो धार में नेतृत्व है रानी द्रौपदी बाई ने ही किया था। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अगर सबको पढ़ेंगे तो हमारा तो एग्जाम का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा कभी। कारुस किस स्थल का प्राचीन नाम है? हमें ये बताना है कि जो कारुस है वो किस स्थल का प्राचीन नाम है। तो कारुस किसका प्राचीन नाम है? कारुस जो है बघेल खंड का प्राचीन नाम है। बघेल खंड को ही पहले कारुस के नाम से जाना जाता था। पन्ना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पन्ना को पद्मावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। जो पन्ना है, पन्ना को पद्मावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। रीवा का प्राचीन नाम रीमा है। रीमा क्या? रीमा है रीवा का प्राचीन नाम। और जो बघेलखंड है, बघेलखंड को कारुस या बांध बेस भी कहा जाता है बघेलखंड को। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो फिल्टर पेपर होता है जिससे पुलिस जांच करती है उसमें क्या होता है ये बताना है। तो उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? सोवियत संघ के सहयोग से की गई है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। और ये कहाँ पर है बोकारो स्टील प्लांट? ये झारखंड में है, तो यह भी याद रखना है। कब हुई थी स्थापना? 1965 में हुई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में है और स्थापना हुई थी 1965 में। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो राजपीपला श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो राजपीपला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। क्या है? चूलगिरी है सबसे ऊंची चोटी। तो इनमें से बाकी चोटियों के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। सिद्ध बाबा को छोड़कर, सिद्ध बाबा चोटी को आपको बताना है कि किस पहाड़ की जो है, किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी। बहुत आसान आंसर है, उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखो जो सिगार है, सिगार ये मालवा पठार की, कहाँ की? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। 881 मीटर ऊंची है सिगार चोटी, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और जो गुडविल है ना, सद्भावना, ये 752 मीटर ऊंची है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल, सद्भावना शिखर जैसे कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और राजपीपला श्रेणी की, तो राजपीपला श्रेणी की चूलगिरी है। सिद्ध बाबा आपको बताना है, सिगार मालवा की, और जो गुडविल है ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पंचवन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पंचवन योजना जो है कब प्रारंभ हुई है? तो पंचवन योजना जो है ये प्रारंभ हुई है 1980-81 में। कब हुई है? 1980-81 में पंचवन योजना प्रारंभ हुई है।
1980 81 नहीं है आंसर इसका, 1 मिनट रुकिएगा, आप इसको चेक कर लेते हैं। तो पंचवन योजना जो है ये वही योजना थी जो वृक्षारोपण का, जिसमें 33% लक्ष्य रखा गया था, और ये 1976-77 में शुरू हुई थी। कब? 1976-77 में शुरू हुई थी पंचवन योजना। हेमावती, सिमसा, अरकावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हेमावती, सिमसा, अरकावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कावेरी। क्या है? कावेरी इसका सही आंसर है। ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, हेमावती, सिमसा और अरकावती। जो कावेरी नदी है इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। कहाँ से? कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से, और 800 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 800 किलोमीटर ये लंबी है नदी। तो जो कावेरी नदी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अरकावती, इसके अलावा जो है भवानी, कामबिनी, अमरावती, नोयल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। रूपनारायणपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो रूपनारायण औद्योगिक क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसका आंसर करो जब तक हम रूपनारायण क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। रूपनारायण जो क्षेत्र है ना, ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, पश्चिम बंगाल से है, लेकिन किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है टेलीफोन उद्योग। किसमें? टेलीफोन उद्योग के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है रूपनारायणपुर उद्योग। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कोपेन की जलवायु विभाजन के अनुसार AW किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो जो कोपेन थे उनके अनुसार जो है AW किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो उनके अनुसार उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस डायोड द्वारा आदर्श व दृश्य प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होता है? तो ऐसा कौन सा डायोड है जिसके द्वारा दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के जो है प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सा नहीं है ना। तो जो देखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं ना, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LED एक अर्धचालक डायोड होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दृश्य व अदृश्य प्रकार को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था LED, लेकिन इसमें तो LED है नहीं, है ना। तो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं जेनर डायोड, PN संधि डायोड और फोटो डायोड, ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है ना। तो इनमें से कोई नहीं। AMDI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि MDI का फुल फॉर्म क्या है? तो MDI का फुल फॉर्म में मल्टीपल तो आता है, तो पहले सभी में मल्टीपल लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट होता है, D से डॉक्यूमेंट होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट है ना। तो डॉक्यूमेंट जिसमें नहीं है उसको हटाएंगे पहले तो डिजाइन नहीं चाहिए अपन को, है ना, और डिजाइन यहाँ भी नहीं चाहिए। अब डॉक्यूमेंट लिखा है। I से इंटरफेस चाहिए है, तो वो है ऑप्शन नंबर C में। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये, जिसे सिंगल पैरेट विंडो के नीचे कई विंडो रहती हैं। ऐसी प्रणाली अक्सर चाइल्ड विंडो को अन्य विंडो को अपने अंदर एम्बेडेड करने की अनुमति देती है। यह सब जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखो कि MDI का फुल फॉर्म है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। हमारी आज की क्लास का सेकंड लास्ट जो प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में नए कार्य किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्यों की सूची है उसमें नए कार्य कौन जोड़ सकता है? तो नए कार्य जो है राज्य विधानमंडल जोड़ सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल जो है जोड़ सकता है। जो आर्टिकल 321 है इसके तहत लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने का प्रावधान है, कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल कर सकता है। UPSC के कार्यों में कौन वृद्धि कर सकता है? UPSC के कार्यों में संसद वृद्धि कर सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ऐश्वर्य प्रताप तोमर जो है ना किस खेल से संबंध रखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये। तो 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। जल्दी से कमेंट करो किस खेल से संबंधित है, लगभग सभी को याद होगा। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को 2019 में एकलव्य पुरस्कार मिल चुका है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और इनका संबंध जो है शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। तो ऐश्वर्य प्रताप का संबंध शूटिंग से है
और ये खरगोन से हैं। कहाँ से हैं? खरगोन से हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने समय का सही उपयोग कीजिएगा, हम यही कहेंगे। और हम आपसे आखिरी में एक बात ये कहना चाहेंगे कि प्यार व्यार करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अभी कैरियर बना लो तो जीवन जो है ना सिक्योर हो जाएगा। और आज कैरियर बनाने में समय दे दिया ना तो जीवन भर लोग आपको समय देंगे। और अगर आपने आज किसी और को समय देने में समय गवाया ना तो फिर लोग कभी आपको कोई वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हो कि लोगों से आपको वो वैल्यू मिले, वो सम्मान मिले, वो रिस्पेक्ट मिले, वो प्यार मिले। फिर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को आज समय दो, अपने कैरियर को बनाने में समय लगाओ, ताकि लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ेंगे। जो लोग आपसे रूठ रहे हैं या कुछ भी जो भी हो तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई कीजिएगा मन लगा के। समय कम है तो 16 फरवरी को एग्जाम है। इस बार एग्जाम को फोड़ के ही मानना है ना, तभी दम लेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद साथियों, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।